नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े और अपनी तरह के अकेले युग के अंत की बात। हम बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह के कार्यकाल की बात, उनके कामकाज की बात और एक राजनेता के रूप में वो किस तरह से उत्तर प्रदेश के लिए उनकी जो योजनाएं थी, उनके जो काम थे, उन तमाम चीज़ों की बात। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरह से अपने आप शायद उस पीढ़ी के आखिरी प्रतिनिधि थे जो जमीन की राजनीति से उठकर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। उस पीढ़ी के एक तरह से वो आखिरी प्रतिनिधि थे और जिस तरह से 5 जनवरी 1932 को उनका जन्म हुआ, एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर उनका लालन पालन हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन अपनी जो उनके चरित्र की एक विशेषता थी कि वो जो काम करना चाहते थे बहुत लगन से करते थे, बहुत निष्ठा से करते थे और शायद उसी वजह से वो राजनीति में सक्रिय हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े और राजनीति में जो उनकी शुरुआत हुई वो अतरौली से उन्होंने जो भारतीय जनसंघ का टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उस पहले चुनाव में उनकी पराजय हुई थी 1962 के उस चुनाव में। लेकिन उसके बाद वही अतरौली उनके लिए एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा जहां से वो सिर्फ 1980 का चुनाव हारे और लगातार 9 चुनाव वहां से वो जीतते रहे। उस इलाके में एक तरह से वो राजनीति के बिल्कुल प्रतिनिधि के तौर पर हो गए थे और अतरौली ही नहीं, बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता गया और उनके जीवन में अगर हम देखें तो 2 का जो अंक है उसका बड़ा एक तरह का संयोग रहा है। उनकी 2 संतानें थी, वो सिर्फ वो 2 बार बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने, वो 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो 2 अलग अलग राज्यों में राज्यपाल की भूमिका में रहे और 2 बार उनको अपने पद से हटना पड़ा या त्यागपत्र देना पड़ा और 2 ही राजनीतिक दल उन्होंने, बीजेपी के अलावा 2 राजनीतिक दल भी उन्होंने बनाए अपने दम पर, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और जन क्रांति पार्टी। और ये जो 2 का संयोग है उसमें एक कड़ी ये भी है कि वो 2 बार सांसद रहे लोकसभा के और 2 ही बार वो विधानसभा का चुनाव हारे। खैर ये तो एक संयोग की बात है, लेकिन उनका कैसा व्यक्तित्व था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उनके क्या मायने थे और राष्ट्रीय राजनीति में और एक तरह से जो मंडल के बाद के दौर की राजनीति है उसमें उनका क्या प्रभाव रहा और साथ ही साथ एक नौकरशाही को नियंत्रित कर सकने वाले, नौकरशाही से सही तरह से काम करा सकने वाले एक कठोर प्रशासक के तौर पर वो कैसे थे, इन तमाम चीज़ों पर हम आज बात करेंगे आपकी बात में। और आज हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े हैं कल्याण सिंह के साथ उनके प्रमुख सचिव के तौर पर रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर रहे और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़मीनी स्तर से उत्तर प्रदेश को समझने में सफल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें से एक आलोक रंजन साहब। हमारे साथ दूसरे हमारे सहयोगी हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और तीसरे सहयोगी हैं ब्रजेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, जिनका बीजेपी की राजनीति से और कल्याण सिंह के पूरे राजनीतिक जो उनका जीवन का घटनाक्रम रहा है उससे काफ़ी करीबी रिश्ता है। कल्याण सिंह ने अपने बारे में उनका एक कविता उनकी थी जिसमें उन्होंने लिखा था, शूलों से खेला हूँ, फूलों से मनोहार नहीं, टूक टूक तन हो जाएगा लेकिन झुकना स्वीकार नहीं। मुझे लगता है ये 2 लाइनें कल्याण सिंह ने जो लिखी हैं वो कल्याण सिंह के व्यक्तित्व को काफ़ी उसको स्पष्ट कर देती है। लेकिन आखिर एक नौकरशाही से काम कराने वाले और एक अच्छे प्रशासक के तौर पर कल्याण सिंह कैसे थे, ये आलोक जी हम आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि आपका उनसे एक अधिकारी के तौर पर बहुत करीबी रिश्ता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं माननीय श्री कल्याण सिंह जी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। वो आज हम लोग के बीच में नहीं है।
बहुत ही कुशल प्रशासक थे और एक बहुत अच्छे राजनेता थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत काम किया, बहुत कुछ दिया उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की जनता को। आपने मेरे से जानना चाहा है कि एक नौकरशाह के रूप में, एक प्रशासक के रूप में मेरा उनके साथ क्या अनुभव रहा। तो मैं काफी नजदीकी अनुभव उनके साथ रहा, दो वजह तरफ से, उनकी पहले कार्यकाल में भी और दूसरे में भी। पहले मैं पहले कार्यकाल के बारे में एक दो चीजें बता दूंगा, फिर दूसरे कार्यकाल के बारे में। पहले कार्यकाल में तो उन्होंने मुझको डीएम गाजियाबाद बनाया था, जिला अधिकारी गाजियाबाद, जो अब नोएडा भी उसी जिले में आता था, हापुड़ भी उसी में आता था, बड़ा जनपद था गाजियाबाद, तो वहां का मुझे डीएम बनाया था। और दूसरे कार्यकाल में मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनका सचिव मुख्यमंत्री बना और उनके साथ रहा। पहले कार्यकाल के बारे में एक दो चंद घटनाएं मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसमें ये बात सामने आती है कि किस तरीके के वो प्रशासक थे। जब हमको गाजियाबाद भेजा गया तो मेरे साथ मेरे एसएसपी थे शैलजा खान मिश्र, बहुत ही सक्षम, बहुत ही कॉम्पिटेंट अधिकारी शैलजा खान मिश्र, बहुत ईमानदार। तो हम दोनों को भेजते समय माननीय कल्याण सिंह जी ने हम लोगों को बुला के कहा था कि देखिए गाजियाबाद में बहुत माफिया राज है, वहां बहुत क्रिमिनल्स पनप रहे हैं और उससे बड़ी बदनामी प्रदेश की हो रही है। आप लोग पूरी सख्ती के साथ वहां के क्रिमिनल्स के साथ जो है डील करिए और आपको पूरा सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। और बिल्कुल आप जो चाहे जैसा चाहे करिए, आप किसी की शक्ल सूरत देख के नहीं, आप जो भी क्रिमिनल हो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। और हम लोगों ने वैसे ही करना शुरू किया और हमको पूरा सपोर्ट माननीय श्री कल्याण सिंह जी का मिला, जिसका नतीजा ये रहा कि काफी हद तक हम लोगों ने वहां क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर लिया। और बल्कि मुझे याद है कि इंडिया टुडे ने पूरा उस पर आर्टिकल भी छापा था कि हाउ माफिया राज एंड क्राइम वाज कंट्रोल्ड इन गाजियाबाद, उसके बारे में उस समय छपा था उस समय, तो वो कंट्रोल किया। अच्छा, इसी दौरान फिर एक घटना घटी। एक दिन एक माननीय सांसद महोदय जो थे बीजेपी के, उन्होंने एक किसी क्रिमिनल को हमारे एसएसपी साहब ने अरेस्ट कर लिया था। तो उसको छुड़ाने के लिए एसएसपी को उन्होंने गहरा दबाव डाला और कहा कि भाई ये बीजेपी का आदमी है, इसको छोड़ दीजिए। तो एसएसपी ने छोड़ा तो नहीं, लेकिन एसएसपी डिस्टर्ब हो गए उस बात से। उन्होंने आके मुझसे भी शेयर किया कि देखिए इस तरीके से ये पहली बार ऐसा हुआ, ये पिक्चर डाल रहे हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं उसके बारे में। तो ऐसा कुछ हुआ कि अगले दिन माननीय कल्याण सिंह जी दिल्ली आए, तो हम दोनों लोग उनसे मिले, हम और एसएसपी। तो हमने ये घटना उनको बताई, वो चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने ये कहा कि आप तो शाम को दोबारा आइएगा, दिन में तो मेरी मीटिंग है। शाम को जब हम दोबारा गए तो वो माननीय सांसद भी उनके साथ बैठे हुए थे। तो हम लोग तो उस कमरे में माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद और हम और एसएसपी, 4 लोग बैठे। और मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने बोल्डली कहा माननीय सांसद को, उन्होंने कहा देखिए, मुझे अब तक शब्द याद है उनके, ये दोनों अधिकारी अपनी जान हथेली पे रख के मेरे कहे हुए निर्देशों के अनुसार क्रिमिनल्स और उनके साथ माफिया लोगों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं इनको पूरा सपोर्ट दे रहा हूं और मैंने इनसे कहा था इनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। मुझे पता चला है कि आप फोन करके इसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं कि किसी क्रिमिनल को छुड़ा दिया जाए, वो चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, कहीं हो, किसी क्रिमिनल को छुड़ाने के लिए आप फोन नहीं करेंगे डीएम और एसपी। अच्छा, वो सांसद महोदय एकदम से घबरा गए, एकदम से कुछ कांपने से लगे, नहीं नहीं सर मैंने ये नहीं, मेरा मतलब वो नहीं, मेरा, कह रहे नहीं कुछ नहीं, मैं सब समझ गया। आज के बाद से मैं ना सुनूं कि आपने कभी डीएम या एसएसपी को इस सिलसिले में कभी कोई फोन किया। ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको करने दीजिए स्वतंत्र होकर। उन्होंने वही माफी मांगी माननीय सांसद ने, नहीं साहब मैं क्षमा मांगता हूँ और आज के बाद से मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। और उसके बाद से उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। दिस शोज दी पर्सनैलिटी जो थी कल्याण सिंह जी की। इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया, अपने ही पार्टी के उनके माननीय सांसद थे, जो मतलब पार्टी इशू उन्होंने उसको नहीं बनाया। लॉ एंड ऑर्डर इज लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल इज क्रिमिनल, उस तरीके से उसको डील किया। ऐसे एक दूसरी घटना भी थी, समय है तो बता दो अभी या? बिल्कुल। तो एक दूसरी घटना और हुई थी कि हापुड़ में एक घटना घट गई। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया एक लैंड को लेके, और उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फिर लोगों ने कह दिया कि यहाँ शिवलिंग स्वयंभू हो गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, लोग पूजा अर्चना करने लगे। उसको लेके कुछ दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो गया और दोनों कम्युनिटी के बीच में, और पुलिस वर्सेस कम्युनिटी भी हो गया। इसको होते हुए कुछ राइट्स हो गए, और राइट्स होने में कुछ लोगों की मतलब हत्या भी हो गई दोनों तरफ, मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी दोनों तरफ से लोगों की डेथ हो गई उसमें राइट्स में। बहरहाल हम लोगों ने रात दिन काम करके राइट्स को कंट्रोल कर लिया, सिचुएशन नॉर्मलाइज कर ली। जब नॉर्मलाइज कर ली तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां आए और उन्होंने आके सब देखा दाखा समझे। तो वो कंपेंसेशन भी उन्होंने अनाउंस किया था कि जो लोगों की मृत्यु हुई है उनको इतना मुआवजा दिया जाएगा। तो वो कहने वहां हुआ कि अब मुआवजा सब आप चल के दे दीजिए। तो जितने मेजोरिटी कम्युनिटी वाले थे उनके यहाँ जाके उन्होंने मुआवजा दे दिया। अब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ देने की बात आई तो उनके जो लोग थे पार्टी के और कुछ उनके संगठन के जो उनके साथ थे, उन्होंने उसको ये समझा दिया कि साहब वहां आपके लिए असुरक्षित वातावरण है, वहां आप ना जाइए, वहां डीएम साहब बांट देंगे।
तो माननीय कल्याण सिंह ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा डीएम साहब वहां आप बांट आइएगा मेरी तरफ से, अब मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली। हम लोग एकदम हौचक्के रह गए, हम और एसएसपी ने आपस में बात करी। फिर हमने उनसे कहा सर हम आपसे अलग से बात करना चाहते हैं, सबके सामने नहीं। तो अलग से जब बात करी तो हमने उनसे कहा सर हम लोगों ने इस सिचुएशन को तभी कंट्रोल किया है क्योंकि दोनों कम्युनिटी को विश्वास है एडमिनिस्ट्रेशन पे। वो दोनों कम्युनिटी ये समझती है कि एडमिनिस्ट्रेशन एकदम फेयर है, इम्पार्शियल है। आप अगर एक कम्युनिटी के घरों आप गए और आपने बांट दिया कंपेंसेशन और दूसरे में आप नहीं जाते हैं, तो ये सिग्नल जो जाएगा ये बहुत गलत सिग्नल जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग भी निष्पक्षता का वातावरण जो बनाना चाहते हैं हम नहीं बना पाएंगे। एक मिनट नहीं लगा उन्होंने, चाहे उनकी पार्टी के लोग कुछ भी कह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं चलिए। हमने कहा सर हम आपको ले चलेंगे, सुरक्षा की बात है तो हम लोग हैं आपको सुरक्षा देंगे। हम ले गए और माइनॉरिटी कम्युनिटी के घरों में जाके उन्होंने मुआवजा घर के अंदर जा जाके बांटा और अपनी सांत्वना दी उनके परिवारों को। और नतीजा ये हुआ कि वहां माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो मोहल्ले थे उसमें माननीय कल्याण सिंह जिंदाबाद के नारे लगते रहे आधे घंटे तक। और इस बात को माननीय कल्याण सिंह बाद में भी याद रखते थे, हर जगह जहां भाषण होता था कहते थे मैं वो बीजेपी का मुख्यमंत्री हूं जिसका माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो बट दैट वाज द थिंग। तो ये दो घटनाएं मुझे अपने जिलाधिकारी गाजियाबाद के समय की बहुत अच्छी तरीके से याद है, विच शोज कि किस तरीके के वो मैं उनका अप्रोच था। और आगे अभी आप जब समय देंगे तो मैं सचिव माने मुख्यमंत्री वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा जब आप। बिल्कुल। जो आपने बात कही कि वो जैसे आज सबका साथ सबका विश्वास की बात कही जाती है, लेकिन वाकई में शायद कल्याण सिंह ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अ, इस नारे पर वाकई में यकीन करते थे। और जो अयोध्या प्रकरण है उसमें भी लगातार ये माना जाता रहा है कि वो इस बात के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरह से इस विवाद का बातचीत के जरिए आपसी लोगों के बीच में सामंजस्य के जरिए इसका समाधान हो। उन्होंने इसके लिए कुछ प्रयास भी किए थे। और शरद जी, आप अयोध्या में उनकी जो भूमिका रही अयोध्या आंदोलन में, उस तमाम चीज़ों से आप बहुत नज़दीकी से वाकिफ हैं। और हम सब भी ये जानते हैं कि अयोध्या की जब घटना हुई थी, जब बाबरी ढांचा गिराया गया था, उसके बाद वो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने स्वीकार की थी। उस दिन जो घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम के बारे में जो उत्तर प्रदेश के ही एक पूर्व नौकरशाह रहे हैं, उन्होंने भी अपनी जो उस वक्त उनके साथ मौजूद थे डे अफसर के तौर पर, उन्होंने भी काफ़ी विवरण उस बात का लिखा है। आप किस रूप में उनके इस कल्याण सिंह की इस छवि को देखते हैं? गोविंद, मैंने ये चीज़ बड़ी क्लोजली देखी और फर्स्ट हैंड देखी जिस दिन 6 दिसंबर 1992 को मैं वहीं था अयोध्या में, और शाम होते होते रात तक हम लखनऊ वापस पहुंचे। तो सबसे पहला काम हमने ये किया, और भी हमारे साथ एक दो पत्रकार थे, कि पहले चलें मुख्यमंत्री से का रिएक्शन लें। और सीधे हम लोग वहाँ मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचे। तो ये सोच के गए थे हम लोग कि मुख्यमंत्री बड़े जोश और खरोश में होंगे, जश्न के मूड में होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो स्टेप आगे उनका बढ़ा है मंदिर को लेके, मंदिर मूवमेंट को लेकर के, कि भाई उनके लिए तो यही माना जा रहा था। बीजेपी वाले तो बिल्कुल उस तरीके के मूड में थे। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ देख करके कि कल्याण सिंह जी के चेहरे पे किसी प्रकार की खुशी नहीं थी। वो एक तरीके से कहा नहीं उन्होंने अपने मुंह से, लेकिन लग रहे थे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रेस्ट फॉलन, दुखी टाइप की। ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके बाद हमने लिखा भी उस टाइम पे कि जहां तक है उनको, और मैंने ये चीज़ मैं कोर्ट में भी गवाह रहा हूँ इस केस में बहुत लंबे पीरियड तक, और तो मैंने उसमें भी यही चीज़ कही कि मेरा असेसमेंट ये था कि उनको ये बाबरी मस्जिद के विध्वंस होने की पूर्व जानकारी नहीं थी, जैसा आम लोग समझते थे कि वो उन्हीं को कहा जाता था कि भाई वही है इस डेमोलिशन के असली आर्किटेक्ट। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल मेरा इससे अलग था। और ये चीज़ खाली तब नहीं, और एक चीज़ और आपको बताऊं, बड़ी यूनिक सी चीज़ है, मेरे ख्याल इनको आलोक जी को भी आइडिया होगा क्योंकि बड़े क्लोज रहे हैं। हमने एक दिन उनसे पूछा बातों में कि साहब ये बताइए, आप इतना मंदिर मूवमेंट के आप सबसे बड़े लीडर हैं आज की डेट में अयोध्या मूवमेंट में, लेकिन आप मैंने सुना है कि आपको ज़्यादा आप पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते हैं। तो छूटते ही बोले बिल्कुल सही सुना है आपने, मैं मंदिर बहुत कम जाता हूँ, कभी किसी के साथ जाना पड़ जाता हूँ, वरना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि आपको पता है मुलायम सिंह जी को मंदिर जाने का बहुत शौक अब आप सोचिए कि पॉलिटिकल लीडर्स का कितना कॉन्ट्रडिक्शन होता है लाइफ में।
कि वो जो मंदिर के लिए लड़ रहे थे, जो मूवमेंट इतना बड़ा पूरा बड़ा भारी जिसने देश की पूरी राजनीति बदल दी, उनको मंदिर में दिलचस्पी नहीं थी, और वो जो उसके खिलाफ खड़े हुए थे उनको मंदिर जाने का बहुत शौक था। किसी शहर में कोई बड़ा मंदिर हो तो जरूर जाते थे। कितनी विडंबना है। और बट कल्याण सिंह जी के बारे में जो है एक चीज उनमें, यही चीज जो ऑलरेडी उन्होंने आलोक जी ने बताया कि जितने वो स्ट्रेट किस्म के आदमी थे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉलिंग अ स्पेड, वो चीज उनमें बड़ी कूट के भरी थी। और कभी भी, और एक चीज हमने खुद एक्सपीरियंस किया, उनको उनके मुंह पे अगर सही बात है आप उनको कुछ भी कह सकते थे, वो आपसे उससे नाराज नहीं होते थे। कोई कमी है कोई किसी भी प्रकार की, या उनके कोई बहुत घनिष्ठ है उसके बारे में आपने कह दिया, तो वो खामोशी से सुन लेते थे और मानते थे। ये क्वालिटी बहुत बड़ी चीज है। तब नेताओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कोई अपनी कमी नहीं मानता है, और जब आप कमी नहीं मानेंगे तो सुधार नहीं कर सकते। तो इनमें ये खूबी थी कि जब जब कभी ऐसा एक्सपीरियंस, मेरा कई बार 3-4 बार एक्सपीरियंस हुआ, तो फौरन अपनी कमी को का एहसास उनको होता था और उस बात को अप्रिशिएट करते थे कि आपने उनको उसे याद दिलाया। बिल्कुल, शायद भारत की राजनीति में इस तरह की जो पीढ़ी है, अपनी कमी के बारे में सुन सकना, अपनी आलोचना के बारे में सुन सकना, उसकी अब लगातार कमी होती जा रही है। और हमने बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे देखे हैं जो आलोचना पर या सवाल पूछने पर बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर झगड़ा करने और धमकी देने तक की मुद्रा में आ जाते थे। आप तो खुद गवाह भी हैं इसके। लेकिन कल्याण सिंह शायद बिल्कुल एक अलग तरह के व्यक्ति थे, एक अलग तरह के मुख्यमंत्री थे। आपने मंदिर जाने की बात कही, लेकिन जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद पूरे मंत्रियों को अपने साथ लेकर वो अयोध्या गए थे और उन्होंने वहां पूजा की थी। और निश्चित तौर पर राम मंदिर के लिए उनका जो डेडिकेशन था वो बहुत जबरदस्त था। ये ठीक है कि बाबरी विध्वंस को जिस रूप में हुआ उससे शायद वो दुखी थे, लेकिन कुल मिलाकर राम मंदिर का निर्माण हो ये उनकी भावना थी और इसके लिए उन्होंने काफी काम भी किया। जब मंडल के बाद के दौर में उन्होंने जातियों के आधार पर बीजेपी को, पिछड़ों में बीजेपी की पैठ बनाने की कोशिश की, लेकिन बाद में मंदिर आंदोलन में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद शायद तीसरे सबसे बड़े नेता हुए थे। ब्रजेश जी, आप बहुत निकट से कल्याण सिंह जी के जो राजनीतिक काम करने की उनकी जो शैली है, उनका जो अपने लक्ष्य के प्रति उनका जो समर्पण है, उससे बहुत करीबी तौर से आप परिचित रहे। आप उनको किस रूप में आज याद करना चाहते हैं? गोविंद जी, सबसे पहले तो मैं आलोक रंजन जी जो बात कह रहे थे उस पर एक कड़ी जोड़ना चाहता हूँ। हापुड़ के दंगे पर मुझे याद है, मैं 12 बजे उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को बुलाया था और उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, ये अपने लोगों की गलती है, इसमें ये जमीन का उन्होंने रखा जाके मूर्ति। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब आप गलत, का नहीं गलत सूचना नहीं, मैंने कई कोणों से इसकी जांच कराई है, प्रशासन पर ही भरोसा क्या नहीं कर रहे, कई कोणों से मैंने जांच कराई और बिल्कुल अपने लोगों की है। और बार बार संघ कार्यालय से मेरे पास फोन आ रहे हैं, आज शाम उनको भी बुला लीजिए, मैं सारी स्थिति बता दूं, क्योंकि इस तरह का होगा तो शासन कैसे चल सकता है, कैसे क्या होगा। और मुझे याद है कि शाम को संघ के नेता केशव भवन से बुलाए गए थे, उन्होंने पूरी रिपोर्ट रखी थी उसमें, और उसके पहले तो आलोक रंजन जी बता चुके हैं। जहां तक उनकी कार्य करने की शैली आप देखिए, जब जो ही ढांचे में लोग चढ़े तो ही सूचना मुझे गई वहां पर कि आप लखनऊ आइए, वहां पर होने दीजिए। लखनऊ में गतिविधियां बहुत तेज हैं। एस.के. त्रिपाठी जी हमारे वहां पर जागरण में थे, तो उन्होंने कहा कि आपके मुख्यमंत्री जी फोन नहीं उठा रहे, प्रधानमंत्री जी का बात नहीं कर रहे हैं, वो गृह मंत्री जी का, केंद्रीय गृह मंत्री का फोन एस.बी. चौहान का आ रहा, उनकी से बात नहीं कर रहे हैं। खैर मैं आया, मैंने बड़ा प्रयास किया कि मैं उनसे मिल लूं, लेकिन मैं जब नहीं मिल सका तो सचिवालय एनेक्सी में मैं इधर उधर बेचैन था खबर के लिए। तभी देखा कि प्रभात कुमार प्रमुख सचिव गृह थे, मेरे घर प्रभात कुमारी प्रमुख सचिव गृह थी, प्रभात कुमार, बिल्कुल हाँ। और वो तेजी से कमरे से निकले और एक फाइल लेकर के बढ़े, तो मैं पीछे मैं दौड़ा, मैंने कहा क्या सर कहाँ? तो कहा कुछ नहीं, आता हूँ सीएम का ऑफिस हाउस तक जा रहा हूँ मैं। वो चले गए, हम भी लोग
स्कूटर से पीछे अपना उनको वो किया, लेकिन वहां तो कुछ पता नहीं चल रहा था। आप समझ लीजिए आजकल तो राजनेता जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। आप अपना फाइल में दस्तखत कीजिए, वो नहीं करते दस्तखत। उन्होंने बुला करके कहा साहब नोट बना के लाइए और कार से को गोली नहीं चलाई जाएगी, कोई बल का प्रयोग नहीं होगा, ये इस पे मैं ऑर्डर करता हूँ। आजकल तो लोग नहीं करते, कहते आप कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उस पे उन्होंने ऑर्डर किए और उस पे उनको सजा भी हुई सुप्रीम कोर्ट में, 1 दिन की सजा काट के आए थे वो। तो ये थी वो, मैंने देखा कि जो बात वो कहते थे फिर उस पे पार्टी की बैठकों में हंगामा हुआ, कई बार विधानमंडल दल की बैठकों में हंगामा। उन्होंने कहा मैंने कहा था, मैंने आदेश दिया था, अब आगे बताओ, उसके आगे चलो, मैंने आदेश दिया था, अब बताइए। तो वो जो कहते थे उसको बाकायदे ओन करते थे कि साहब मैंने कहा। बिल्कुल, कथनी और करनी में कोई बहुत बड़ी बात है। आजकल सोच ही नहीं सकते इस तरीके के नेता के बारे में। आजकल बड़ा हंगामा, विधायक को कहा ये हुआ, ये निर्णय कर दिया, कहा मैंने फोन किया था, कई मामलों में मैंने देखा, मैंने उनसे कहा, मेरे कहने पर उन्होंने किया, अपने मन से कोई निर्णय नहीं लिया, वो कहते थे। और बाकायदे जो कहते थे, तो ये सब चीजें। और मैं बताऊं आपको, ये उन्हीं के वो था एसटीएफ का जब गठन हुआ, अपने अपराधियों को बचाने की सब बात करते हैं, एसटीएफ का गठन हुआ और भारत में पहला राज्य था उत्तर प्रदेश जहां एसटीएफ गठन हुआ। एसटीएफ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और उसे कुछ महीनों के अंदर सारे उपकरण दिला दिए गए, गाड़ियां 20 गाड़ियां खरीद के आई थी, उनको दिया गया, और कोई ये कह दिया गया कि कोई दबाव नहीं। जो उस जमाने का बहुत बड़ा क्रिमिनल ये श्री प्रकाश शुक्ला भी उन्हीं के टाइम में उसका उन्हीं के टाइम और वो मारे गए। वो उपद्रव कर रहे थे, बहुत वो कर रहे थे, तो मारे गए। बहुत लोग कहते हैं उनको भी धमकी दे रहे थे सब पहले, लेकिन इस तरह के हिम्मत करना, बात को एसटीएफ उनकी जो सोच थी उसको और राज्यों ने अडॉप्ट किया और राज्यों ने किया। तो एक बात हमने देखा है, एक विशेष बात थी कि जैसे अधिकारियों से जो कह दिया तो उस स्पष्ट आदेश होते थे, कभी ढुलमुल हमने नहीं सुना। और फिर जो होते थे उस पे वो अडवाणी जी से भी वो करते थे। यहाँ एक आयुर्वेद के निदेशक थे शिवराज सिंह, उनको उनके बारे में उन्होंने पता कर लिया और पता करने के बाद उनको सस्पेंड कर दिया था। वो कोर्ट से आदेश ले आए थे, कोर्ट से आदेश लेके मैं गया था, कैबिनेट हुई थी तो मैं भी चला गया। तो मैंने कहा कि मिल ले जाके, तो काफी देर नहीं, फिर बात को मिला लिया। अब जहाँ कैबिनेट मीटिंग होती है तो उसी बीच शिवराज सिंह का उनको पता चला, शिवराज सिंह आए तो कहा उनको भेजिए, और कहा क्यों आडवाणी जी से फोन कराया आपने, क्या सोचते हैं आप तो बहुत बड़े आदमी, मेरी तरफ देखा, कहा ये बहुत ऊंचे पहुंच के लोग हैं, इतना बड़ा बेईमान अफसर मैंने नहीं देखा है, और ये हमारे बड़े नेताओं तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा फोन करवा लीजिए, आपके प्रमाण मैंने पकड़ लिए हैं, मैं आपको नहीं बहाल करने वाला, और बहाल आपने चूंकि कोर्ट से आदेश आए तो ऐसा करो, अपने एक अधिकारी बुलाया, कहा इनकी कुर्सी जो है, इनकी कुर्सी में जो ऑफिस के बाहर लगा दो, जहाँ थे जहाँ और लोग बैठते हैं, भीतर घर में। बिल्कुल बहुत तरह का सक्रिय उनका रूप था। और शिवराज सिंह को बाद में सीबीआई जांच में भी दोषी पाया गया और बहुत साल जेल भी रहा हो शिवराज सिंह, फिर बहुत ही बड़ा मेहमान, उनके भ्रष्टाचार की पूरी सजा भी मिली थी। घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था वो, लेकिन करते थे विधायक, फिर भी नहीं, वो नहीं माने तो नहीं माने। लेकिन आलोक जी, जैसे कल्याण सिंह जी के हम बहुत सारे उनके व्यक्तित्व के और एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके काम के जो तरीका है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहली बार उन्हें अयोध्या मामले के चलते कुर्सी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन दूसरी बार बीएसपी के साथ समझौते से वो मुख्यमंत्री बने थे। और उस मुख्यमंत्री काल में उनको आपने कितना बदला पाया पहले कार्यकाल की तुलना में, और कितना उनकी जो कार्यशैली थी उसको और कितना आपने सुधारा हुआ पाया? ये जो दूसरे कार्यकाल में मैं उनका सचिव था उनका, और बहुत निकट से मैंने उनकी कार्यशैली को देखा,
तो मैं फिर वही 2-3 इंसिडेंट्स को लेके बताना चाहूंगा कि कैसे उनकी कार्यशैली थी, जिससे स्पष्ट सामने आ जाएगा। एक बात तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन मैं उनका डे ऑफिसर था, जैसे डे ऑफिसर हुआ करते हैं ना, उनके साथ रहते हैं दिन भर। जी 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 मैं बैठा हुआ था, मैं उनके आवास में उनके साथ बैठा हुआ था, तो बहुत ही एक वरिष्ठ और बड़े महत्वपूर्ण बीजेपी के नेता आए उनसे मिलने। वो आए, मिलने बैठे, और उन्होंने कुछ प्रार्थना पत्र, 7-8 प्रार्थना पत्र उनको दिए। माने कल्याण सिंह 7-8 प्रार्थना पत्र ऐसे पढ़ते रहे, और फिर मैंने नोटिस किया कि उनका चेहरा कुछ गुस्से से लाल सा हो रहा था। और उसके बाद उन्होंने 7-8 प्रार्थना पत्र लेके उस वरिष्ठ नेता के ऊपर फेंक दिया। और बोला क्या सेंटेंस, उनका नाम लेते हुए, कि आप भी दलाली करने लगे, जाइए यहां से। विकास की बात करनी हो तो ठीक है, दलाली की बात नहीं। और जब वो नेता उठे और एकदम से वहां से हटे, तब मेरी तरफ मुड़ के मैंने कहा, सर क्या बात हो गई थी? कहने लगे, आप जानते हैं आलोक रंजन जी, ये जितने प्रार्थना पत्र थे ये सब अधिकारियों के ट्रांसफर के थे, ये सब दलाली करने लगे हैं मेरे बड़े नेता, अधिकारियों के ट्रांसफर के प्रार्थना पत्र ले लेके घूमते रहते। तो दिस वाज इन रिस्पॉन्स टू अ वेरी वेरी सीनियर लीडर, आई विल नॉट नेम हिम, बट ही वाज अ वेरी सीनियर लीडर। एक और ऐसी घटना मैं आपको बताऊं कि वो जनता दर्शन करते थे, और जनता दर्शन में उनको, वो बड़े सिस्टमेटिक आदमी थे। उन्होंने ही शुरुआत की थी, उन्होंने शुरू किया था, बहुत सिस्टमेटिक थे, और मैं जनता दर्शन में उनके साथ रहता था, मैं इंचार्ज था। मैं बताऊं उन्होंने सिस्टम कितना अच्छा बनाया था। वो हर चीज सिस्टम से करते थे कि कुर्सियां लगा दी हैं, करीब 250 कुर्सियां थी उस हॉल में, एक दूसरे को फेस करते हुए 25-25 करके 10 रो थी। तो वो कहते थे कि पब्लिक बैठी रहेगी, मैं खड़ा रहूंगा। तो पब्लिक बैठी रहती थी, माननीय कल्याण सिंह और हम साथ साथ चलते थे। और एक एक आदमी के पास जाते थे तो वो आदमी उठ के अपनी बात कहता था, और प्रार्थना पत्र लेते मुझको बताते थे क्या करना है, और फिर वो आदमी चला जाता था, दूसरा आदमी आता। तो ऐसे करते हुए, राउंड लेते हुए, बहुत सिस्टम से काम होता था। एक दिन वहां एक बड़ा डेलीगेशन पहुंचा बीजेपी का, करीब थे 20-25 लोग। एक किसी जिले के प्रोमिनेंट लीडर्स थे, और आके नारेबाजी करने लगे कि हमारे जिले के जिलाधिकारी को तत्काल बदला जाए, अभी ट्रांसफर किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो माननीय कल्याण सिंह ने मुझसे पूछा, आपको जानकारी है कि घटना की क्या है? तो मुझे जानकारी थी, मैंने उनको बताया, सर ये लोग कल गए थे डीएम से, कुछ इनका कुछ वो हुआ कोई किसी बात को लेके, तो इन्होंने वहां काफी अनुशासनहीनता करी। डीएम के ऑफिस में इन्होंने कुर्सी मेज भी तोड़ी है, और टेलीफोन भी उठा के जमीन में पटका है, और नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद वगैरह करते वहां से निकले हैं। और यहाँ ये लोग आ गए। वो गए, उन्होंने माइक उठाया और सीधे शब्दों में कहा, देखिए मुझे पूरी घटना की जानकारी है, गलती आप लोगों की है, अनुशासनहीनता कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे आप बीजेपी के हो चाहे कोई हो, और जिलाधिकारी का ट्रांसफर मैं हरगिज नहीं करूंगा। उन्होंने एक साफ कहा, किसी भी कीमत में नहीं करूंगा। और आप लोग जाइए वापस, जिलाधिकारी से मिलिए, और अपने जो आपने काम किया उसके लिए क्षमा मांगिए, और नहीं तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करूंगा। वो लोग एकदम पूरा डेलीगेशन उठा बाहर निकल के भाग गया। मतलब ये इनके वो प्रशासनिक वो थी कि ही कुड टेक अ स्टैंड। बहुत कम लोगों जो अच्छे अधिकारियों के लिए इस तरीके से स्टैंड लेते हैं। वो अधिकारियों को उनकी इतनी जानकारी थी कि उनके पास एक रेड डायरी रहती थी, उसको अपनी अलमारी में रखते थे। उस हर रेड डायरी में, ब्रजेश शुक्ला जानते होंगे अच्छे से, उस रेड डायरी में हर अधिकारी के नाम पे एक पेज था, और उस पेज में चाहे आईएएस आईपीएस अफसरों के बारे में उनकी सारी जो कुछ उनको इंप्रेशंस होते थे या जानकारी होती थी वो लिखते रहते थे। जब हम लोग ट्रांसपोर्ट डिस्कस करते थे अधिकारियों की, तो वो लाल डायरी निकाल लाते थे, और लाल डायरी खोल के किसी अधिकारी के बारे में ऐसे अचंभे वाली बातें हम लोग को बता देते थे जो हम लोग को नहीं मालूम रहती थी। अरे कह रहे आप लोग क्या ये बात कर रहे हैं, ये तो ये है, इसने ये किया है, ये किया है, वो किया। तो हम लोग एकदम चुप के बैठ के सुनते रह जाते थे। तो इनको कहां से इतनी इन्फॉर्मेशन है, मतलब बहुत तुमको जानकारी थी, और सब रखते थे। अच्छा, वो एक ऐसे मिनिस्टर थे, एक बात और ऐड कर दूं कि आमतौर पे वरिष्ठ नेता जो होते हैं, चाहे मंत्री हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री, मेरा अनुभव जो रहा है, वो ये पसंद करते हैं कि फाइल उनको पढ़ के बताई जाए। मतलब अधिकारी जैसे हम लोग भी पढ़ते थे फाइल, और पढ़ के उसको प्रस्तुत करते थे कि मान्यवर इस फाइल में ये आया है, ये आया है, ये आया है, ये निर्णय के बिंदु है। तो फिर मुख्यमंत्री अपने निर्णय बताते थे वो हम लोग। कल्याण सिंह जी को फाइल पढ़ने का बड़ा शौक था। मैंने सुना है कुछ मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इसके पहले एनडी तिवारी एक ऐसे थे जो फाइल बहुत पढ़ा करते थे। उसके बाद कोई कल्याण सिंह जी को बहुत शौक था, तो हम लोग डमी नोट बनाते थे। तो मुझसे कहते थे, आलोक जी मैं रोज रात को खाना खा के 11 बजे बैठ जाता हूँ फाइल देखने, और 11 से 1 में फाइल देखता हूँ, और सुबह 10 बजे सारी फाइलें वापस आ जाती थी, और उनके हाथ से उसमें आदेश पारित होकर फाइल लौटता था। तो बहुत कम, और उनको कोई उस समय असिस्टेंट की जरूरत नहीं होती थी, हम लोग नहीं रहते थे उनके पास, वो अपने आप ही फाइल देखते, हम नोट बना के लगा देते थे उसमें, वो पढ़ के अपना कमेंट लगा के अपना निर्णय देके फाइल लौटा दिया करते थे। अच्छा, बता दूं, इतने सिस्टमेटिक थे कि हर चीज के लिए उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा था। वेडनेसडे को 4 से 6 मैं मान्य विधायकों से मिलूंगा, थर्सडे को 4 से 6 मैं पार्टी के वो बाकी पदाधिकारियों से मिलूंगा,
और सैटरडे के दिन में 11 से 1 मीडिया से मिलूंगा, वो हर चीज उनकी इट वाज सिस्टमेटिक। इस टाइम इसे ये मैं करूंगा, वही वो करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा आप लोग नोट बना के रखते थे और वो फाइल पढ़ते थे। बाद में कुछ ऐसे मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में रहे हैं जो फाइल में ये जिनको इस बात की जानकारी जरूरी फाइल में लगती है कि इससे कितने नोट बनाए जा सकते हैं, ऐसे भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है। ये हमारा दुर्भाग्य है। ब्रजेश जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। जो दूसरा कार्यकाल था, दूसरे कार्यकाल में एक तरह से अयाचित विवाद उनके साथ जुड़ा और जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कल्याण सिंह की जो पूरी राजनीतिक जीवन है उसमें शायद सबसे ज्यादा कटुता, सबसे ज्यादा कड़वे बोल उन्होंने उसी दौर में उन्होंने बोले थे। उसके बाद जब उनकी बीजेपी वापसी हुई थी तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से ये कहा जाता है कि ये कहा था कि मैंने आपको कभी आप पर आपकी ओर उंगली उठाई थी, लेकिन अब मैं 5 उंगलियां जोड़कर दोनों हाथ की आपसे माफी मांगता हूं। और उसके बाद उनकी बीजेपी में वापसी भी हुई थी। जो वो दौर था उसको आप किस रूप में देखते हैं कल्याण सिंह के जीवन में, बहुत संक्षेप में? वास्तव गोविंद जी वो भाजपा से अलग हुए थे, मेरी बातचीत होती रहती थी, कई इंटरव्यू दिए थे। हुआ ये था कि पार्टी में ही कुछ ऐसे लोग थे जो बाकायदा तो कुछ बताते थे, वहां कुछ बताते थे आगे। जैसे तमाम उनको प्रस्ताव दिए गए थे और उनसे कहा गया था उनसे कहा गया था कि साहब वो स्वीकार कर ले। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कारण क्या था कि मुझे याद है वो कई लोग आगे बताते थे, साहब बाहर चर्चा हो रही है कि बीजेपी माने कल्याण सिंह माने बीजेपी। और वही चीज अटल जी के साथ वहां करते थे जाके, यहाँ पर और अन्य नेताओं के यहाँ लोग जाते थे, तो उससे कटुता बढ़ी थी। लेकिन वो जो अनुभव थे वो धीरे धीरे उनको भी हुआ और अटल जी ने बाकायदे इनको, अटल जी से एक ही तरफ से नहीं हुआ था, दोनों तरफ से हुआ था। अटल जी ने भी इनको बुलाया था 2004 में और इनको पूरे अधिकार दिए थे, इनसे बाकायदे कहा था कि आप जैसे चाहें, और उसका उन्होंने प्रयोग भी किया था। लेकिन तब तक पार्टी काफी कमजोर हो गई थी। लेकिन इसके बाद उनको ये एहसास हुआ कि पार्टी को चलाना और पार्टी को ईंधन से खड़ी करना बड़ा कठिन है। जबकि बीजेपी, आप देखिए बीजेपी को खड़ा करने में, मैं बताऊं आपको, जिला अध्यक्षों की सूची मंगवाते थे जब प्रदेश अध्यक्ष हुए, तो जिला अध्यक्ष की सूची जब आती थी तो कई बार वो उठा के फेंक देते थे। कारण क्या है, यहाँ पर तो सब एक ही जाति के, 2 जातियों के लोग भरे रहते थे जिला अध्यक्ष। वही पार्टी पदाधिकारी को कहते थे कुछ नहीं। जो ब्राह्मण और बनियों की पार्टी के जो लेवल लगा था, उस सामाजिक न्याय उन्होंने बदला। हाँ, ये लेवल उन्होंने बदला। बिल्कुल बिल्कुल। कई ब्राह्मण उनके खिलाफ बगावत करते थे। मुझे याद है बख्शी तालाब में विधायकों ने एक बैठक की थी उनके खिलाफ, ये बैठक की थी उनको हटाया जाए, और लेकिन वो नहीं। वास्तव में राम उन्होंने दोनों का एक ऐसा वो था, यही कारण की राजनीति, हाँ बिल्कुल मूल्यों की राजनीति उन्होंने छोड़ी नहीं। और करने का मौका मिला आखिरी बार जब उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दिया था, अयोध्या में हम लोग उनके साथ थे जब ये खबर उनको मिली थी, और उसके बाद लखनऊ आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जस की तस धर दीनी चदरिया, यानी कि मैं इस राजनीति में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी बेदाग रहा हूं और बेदाग ही यहाँ से जा रहा हूं। ये एक तरह से उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया था और काफी हद तक ये बिल्कुल सही स्पष्टीकरण था। शरद जी, जो अभी एसटीएफ का जिक्र हुआ था, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी जब एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला का जो इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद कल्याण सिंह ने काफी एक भावुक भाषण भी वहां पर दिया था, संबोधन किया था। ये एसटीएफ वाला जो मामला है, इसको आप उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जो उनकी मुहिम थी चलाई हुई, उसको किस रूप में आप लेते हैं? बहुत देखिए, कल्याण सिंह के बारे में क्योंकि बड़ा स्पष्ट था कि अगर वो कोई चीज शुरू करते हैं तो उसके पीछे पूरा कन्विक्शन के साथ करते हैं। तो जब एसटीएफ का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और एसटीएफ से उसका काम स्टार्ट हुआ, तो सबको ये मालूम था कि कार्रवाई वाकई में होगी, ये दिखाने के लिए नहीं है, और वही हुआ। ये सबसे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बड़ा भारी कदम था। उस टाइम सोच नहीं सकते थे कि इस तरह की कोई इंस्टीट्यूशन, कोई पुलिस फोर्स बनाई जाएगी
और वो बनी और उसने कारगर काम किया, नाम कमाया, जिसकी वजह से दूसरे प्रदेशों में एसटीएफ का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत एक तरह से दूरदृष्टि की भी बात थी और कल्याण सिंह को बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी उनको बहुत एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर जाना जाता है। जो उन्होंने नकल के खिलाफ अपने दोनों कार्यकालों में जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत में जो नकल माफिया और नकल का जो बहुत प्रचार था उसको रोकने के लिए जो कोशिश की, वो भी उनका एक बहुत बड़ी देन उत्तर प्रदेश के लिए थी। और आज वो जब हमारे बीच नहीं है, हम ये उम्मीद करते हैं, ये कामना करते हैं कि उन्होंने जिस राजनीति के, जिन मूल्यों के राजनीति को अपने कार्यकाल में चलाया था, उनका आखिरी इच्छा थी कि वो बीजेपी के ध्वज में लिपट कर ही उनकी अंतिम विदाई हो, और वो एक तरह से तिरंगे के साथ बीजेपी के ध्वज की भी उनको विदाई मिली है। लेकिन विदाई उनके शरीर की हुई है। उन्होंने जिन मूल्यों की राजनीति की है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी उसी राजनीतिक मूल्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। इस कामना के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमको सब्सक्राइब करें, हमको लाइक करें, हमको शेयर करें और अपने विचार और अपनी टिप्पणियों से हमको लगातार अवगत कराते रहें, ताकि हम अपने कार्यक्रम को और जनता की अपेक्षा के अनुरूप बना सकें और मूल्यों की पत्रकारिता को आगे बढ़ा सकें। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।